नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है ड्यू डिलिजेंस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनजीओज के लिए। एक्चुअली जब भी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, खासकर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, अजीम प्रेमजी, टाटा ट्रस्ट, यूएसएआईडी और बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फंडिंग देती है, सीएसआर फंड देती है या कोई भी फंडिंग प्रोवाइड करती है एनजीओज को, तो वो ड्यू डिलिजेंस करती है। तो ड्यू डिलिजेंस होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है किसी भी एनजीओ की पूरी जांच परख। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन से हमारा काम नहीं होता है। एक एनजीओ का संपूर्ण जानकारी रखना ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत आता है, जिससे कि जो कंपनीज हैं वो ये सुनिश्चित कर सकें कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वो विश्वसनीय है और पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं ड्यू डिलिजेंस क्या होता है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है कानूनी ड्यू डिलिजेंस या लीगल ड्यू डिलिजेंस। इसमें कानूनी जांच की जाती है। तब कानूनी जांच सबसे पहले तो यहीं पर आ जाता है कि आपकी संस्था वैध तरीके से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि नीति आयोग के पोर्टल पे आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। 12A ATG सीएसआर कंपनीज इसको लीगल कंप्लायंसेस के रूप में देखती हैं, ये कंप्लायंसेस का पार्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि 12A ATG बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। तो ये 12A ATG है कि नहीं है। और यदि कोई संस्था जो सीएसआर प्रोवाइड कर रही है वो ये चेक करती है कि आपके पास सीएसआर सर्टिफिकेट है या नहीं है। कोई विदेशी फंडिंग एजेंसी है, वो आपको अगर विदेशी फंड प्रोवाइड करती तो वो ये देखती है कि आपके पास एफसीआर रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, या कोई कानूनी पचड़े में तो नहीं पड़ रही है, या किसी तरह का कोई, जैसे कि आमतौर पर मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, रिपोर्टिंग हो जाती है, या रजिस्टर ऑफिस के कंप्लायंस। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें कानूनी ड्यू डिलिजेंस या लीगल ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत देखा जाता है। इसके अलावा हमारा आता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस मतलब वित्तीय, फाइनेंशियली, धन। तो इसमें जो मेजरली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट। क्या आपके पास 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल है? साथ ही साथ कंपनी आपसे पूछती है कि यदि आप 10 लाख का फंड लोगे तो उसका हिसाब किताब कैसे रखोगे। ये तैयारी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा पुराने अगर कोई फंडिंग आपके पास आई है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। एनजीओ ये भी देखता है कि आपने जो आपसे वो मंगवाते हैं, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट से काम नहीं चलता। आप जो टेली में डेटा एंटर करते हो, प्रॉपर वो चेक करते हैं, आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है। इसके अलावा नरेशंस प्रॉपर देखे जाते हैं, कोई लोन लिया है वो देखा जाता है, डोनेशंस आए किस रूप में आए हैं, जो डोनेशन आया है उसका आपने प्रॉपर यूज किया है या नहीं किया है, कोई फंड आया है तो आपने यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से किया है, एनजीओ के खाते से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई पैसा तो नहीं लिया है, अगर लिया है तो उसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज है जो देखी जाती है, वो होता है आपका सीए का सर्टिफिकेट। वो फाइनेंशियल कंप्लायंसेस के अंतर्गत ही आता है। तो आप एक काम कीजिए, जो संस्थाएं बहुत लार्ज लेवल पे काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, वो ये देख सकती हैं कि जो एवरी ईयर और एवरी क्वार्टरली, मतलब एवरी 3 इयर्स में वो सीए से एक सर्टिफिकेट ले सकती हैं, जिसमें सीए जो है वो उनकी आय व्यय का पूरा ब्यौरा लिख कर उनको देगा कि भाई इतना अमाउंट आया था, इतना एक्सपेंसेस हुआ इस फंड में, इस प्रोजेक्ट में, ये मतलब वो प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। तो पहला हमने ले लिया है लीगल कंप्लायंसेस वाला, लीगल ड्यू डिलिजेंस। दूसरा जो हमारा था फाइनेंशियल। तीसरा और इम्पोर्टेंट होता है प्रोग्रामेटिक ड्यू डिलिजेंस, मतलब आपके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन। और वो कैसा होता है? वो होता है आपके द्वारा किए गए कार्य से। एनुअल रिपोर्ट बना लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या वो काम वास्तव में ग्राउंड लेवल पे हुआ है, या वो काम जो आपने डॉक्यूमेंट में दिखाया है क्या वो काम आपके द्वारा किया गया है,
ये वो बहुत अच्छे तरीके से चेक करती हैं। और ये क्रॉस चेक हर तरीके से होता है। आपने जो एनुअल रिपोर्ट जमा करी उसमें दिखता है, आपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जमा करी उसमें दिखता है। इसके अलावा आपने जो भी एक्टिविटी पोस्ट करी है, हम कोई भी एक्टिविटी करते तो हम पोस्ट करते हैं ना, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, सब जगह करते हैं। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आपस में जो है वो मैच करने चाहिए। कई बार संस्थाएं फंड देती हैं तो वो हमारे ऑफिस में आकर भी विजिट करती हैं और चेक करती हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या नहीं है, हमारे द्वारा किया गया कार्य। हम हर काम को प्लान करके करते हैं, अगर वास्तव में काम होता है तो हर काम मीटिंग में दिखता है, हर काम प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाता है, तो अलग दिखता है कि आपने बेसिकली जो है वो काम किया है। तो इसमें और भी चीजें होती हैं, अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइक सपोज आपने कोई हेल्थ चेकअप कैंप लगाया, तो उसमें आपने चेकअप कैंप किया, कुछ मेडिसिन खरीदी, वो जो जगह आपने ली थी किराए से ली थी, क्या टेंट हाउस का खर्चा था, या किस तरीके से आपने काम किया, तो वो सारी चीजें वहां पर साफ दिखती है, रसीदें दिखती हैं, फोटोज दिखती हैं, सब कुछ दिखता है। तो ये इससे होता है आपके कार्यों का मूल्यांकन। अगला जो होता है वो होता है गवर्नेंस ड्यू डिलिजेंस, मतलब प्रशासन और प्रबंधन जांच। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और आपका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, के तहत काम हो रहा है कि नहीं होता है। तो सीएसआर कंपनी से देखते हैं कि आपके एनजीओ कितना मजबूत है, मजबूत इन द सेंस, आप जब एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें एक नियमावली होती है, उस नियमावली में नियम लिखे रहते हैं कि प्रति 3 माह में या प्रति माह आपकी बैठक होगी, तो उसके मिनट्स बनेंगे, मिनट्स के बुक प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं, नियमावली के अनुसार निर्णय लिए गए हैं कि नहीं लिए गए हैं। ठीक है ना। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हर जो है वो हर साल आप धारा 27-28 जमा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अगर आपका कोई मेंबर चेंज हुआ है तो आपने उसको मिनट्स में लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी 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 चीजें चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो ये हमारी गवर्नेंस वाला जो ड्यू डिलीजेंस है, इसके अंतर्गत हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आप 3-4 चीजें रखें। एक तो मीटिंग के मिनट्स हमेशा साइन करवा के रखें बोर्ड ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। दूसरा, जितने भी मेंबर हैं उनकी प्रॉपर लिस्ट बना के उसको साइन करवा के रखें। और इसमें एक और चीज होती है मैनेजमेंट वाली चीज, वो होती है आपकी संस्था को चलाने के लिए पॉलिसीज। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन होती है तो उसकी पॉलिसीज होती हैं। एचआर पॉलिसी होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है, ट्रैवल पॉलिसी होती है ना, कई तरीके की चीज होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर आपस में लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो कैसे मैनेज करोगे। कोई भी एम्प्लॉय अगर आप रख रहे हो तो किस पॉलिसी के बेस पे आप रख रहे हो, आपका फाइनेंशियल पॉलिसी कैसी होगी, मतलब अ, खर्चा कैसा है, कुछ आपने डिसाइड करके रखा हुआ है कि अगर हम कहीं पर जाते हैं तो हर लेवल होता है, सीनियर लेवल को आप क्या फ्लाइट में ट्रेवल दोगे या ट्रेन में आप सेकंड एसी में दोगे, तो इस तरीके से छोटा छोटा बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह से स्टे का रहता है कि कितने तक का कमरा कौन अफोर्ड कर सकता है, और उसको उस पॉलिसी के तहत ही करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी में डिफाइन किया है कि वो एक बार में 3,000 का कमरा ले सकता है और उसने 4,000 का रूम बुक करा है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3,000 रुपये ही रिइम्बर्स करेगी, ऊपर का खर्चा उस व्यक्ति को खुद वहन करना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि पॉलिसीज हमारी प्रॉपर अलाइंड है कि नहीं है। अगला जो है ड्यू डिलिजेंस, वो होता है रिस्क रिस्क असेसमेंट, है ना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिस्क आती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी कंपनीज हैं, जो सीएसआर कंपनी, वो ये देखती हैं कि आप किस तरीके का, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है एनजीओ के बीच में, कोई इनकम टैक्स की पेनाल्टी तो नहीं नहीं लगी हुई है, कोई कानूनी मामला पेंडिंग तो नहीं है, किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई और प्रेशर करके काम तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो चीजें सारी जो है वो रिस्क असेसमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो आइडियली इसका मतलब ये रहता है कि वो ये लगाते हैं, जो एनजीओ जो सीएसआर कंपनीज है वो ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि जो एनजीओ सच्चा है कि नहीं, सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं, और नियमों के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे उनको ये पता चल जाता है कि सीएसआर फंड जो है वो ढंग से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें आप दो तरीके से काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट तरीके से फाइलें बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं।
तो ये ड्यू डिलिजेंस के कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नेंस फाइल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं और स्टैट्यूटरी फाइल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि वीडियोस बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं और बहुत लंबे वीडियो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, तो व्यक्ति पूरा नहीं देख पाता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने की कोशिश मैं करूंगी। आगे वाले पार्ट में मैं आपको स्टैट्यूटरी और गवर्नेंस फाइल किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। आपका ड्यू डिलिजेंस ऑटोमेटिकली उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। क्या ये वीडियो यूजफुल था या नहीं था। अगर आपके लिए उपयोगी था तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप उन पॉइंट्स को ऐड करें यहाँ पर, कमेंट्स में डालें, मुझसे सवाल पूछें। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी देती हूँ ताकि आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकें। और आपसे मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर ही बताएं। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, मेरी एक एनजीओ साथी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ड्यू डिलिजेंस पे वीडियो बनाएं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको भी अगर कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं आपके लिए वीडियो जरूर ही बताऊंगी। तो आगे इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर करें। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।